नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटीपीडिया पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान क्लास 12 की। दोस्तों, हम क्लास 12 का जब सिलेबस देखते हैं तो वो दो भागों में विभक्त हैं, एक खंड का है और एक खंड खा है। तो हम लोग खंड खा को पढ़ेंगे, जिसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। दोस्तों, हम राजनीति विज्ञान को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में तो हम अच्छा प्रदर्शन करें ही करें, बल्कि हमारी राजनीतिक समझ काफ़ी अच्छी विकसित हो सके, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम अच्छे से समझ सकें। यदि हमसे कोई पूछे तो हम उसे समझा सके, हम डिबेट भी कर सके। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, एक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ के जल्दी जल्दी आगे नहीं जाएंगे, हम हर एक बात को अच्छे से और डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए अब हम अपने राजनीति विज्ञान, जो कि हमारा पहला चैप्टर क्लास 12 का है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसका आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने पेन और रफ नहीं लिया है तो कृपया ले लीजिए। हम जब पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ तो बात करेंगे 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और देश आज़ाद होने के साथ साथ देश का बंटवारा भी हुआ था। उस समय बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई थी हमारे देश के समक्ष। उनका हम लोगों ने किस प्रकार से सामना किया था, हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। चुनौतियां क्या थी और उनका सामना कैसे किया था। दोस्तों, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें। यदि एक बार हमारी पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगी तो हम चीज़ों को लिंक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए अब हम अपने अध्याय पर आते हैं और इस समय हम पृष्ठभूमि समझेंगे। उसके पश्चात हम अध्याय को लिंक करेंगे कि किस प्रकार से घटनाएं आगे बढ़ रही थी और चुनौतियां कैसे देश के समक्ष खड़ी हो गई थी, और फिर उन चुनौतियों का सामना हम लोगों ने कैसे किया था, हमारे भारत राष्ट्र का निर्माण हम लोगों ने कैसे किया था। चलिए बिना देर किए हुए अब अपने अध्याय पर आते हैं। दोस्तों, बात है 1600 ईस्वी की, जब अंग्रेज भारत आए थे। और अंग्रेज भारत आए थे व्यापार करने के लिए। जब अंग्रेज भारत आए तो भारत की स्थिति को समझ लेते हैं, कैसी थी भारत की स्थिति। भारत की सामाजिक स्थिति अगर जो हम देखेंगे तो विविधताओं से भरा हुआ देश था। विभिन्न प्रकार के धर्म थे, जातियाँ थी, भाषा विभिन्न प्रकार के थे। समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा था, जेंडर के आधार पर भी था, जाति के आधार पर भी था और धर्म के आधार पर भी था। इनइक्वालिटी थी समाज में। विधवाओं के साथ थोड़ा अत्याचार होता था, तो बाल विवाह भी एक तरफ होता था। ये समाज की स्थिति थी उस समय। दूसरी ओर अगर जो हम राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो राजनीतिक स्थिति भी अस्थिर थी। जो बड़े और छोटे राजा थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और पूरे देश को एक प्रशासनिक व्यवस्था से चलाने वाली कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरो कर रख सके। हमारा पूरा भारत देश बटा हुआ था, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, हजारों राज हुआ करते थे। तो जब अंग्रेज आए तो क्या हुआ, 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज किस लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन भारत की राजनीति का स्थिरता को देखते हुए उनके मन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई। और जब उनके मन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई तो उन्होंने राजाओं में आपस में जो फूट पड़ी थी उस फूट को और बढ़ावा दिया। कहने का मतलब आग में घी डालने का काम किया और राजाओं को भड़काना शुरू किए दूसरे राजा के प्रति। ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा उनकी पहली बार 1757 ईस्वी में
पूरी होती है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच होता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है और अंग्रेज़ों के हाथ राजनीतिक शक्ति लग जाती है। फिर 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? बक्सर का। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की फिर विजय हो जाती है और भारत में उनका आधिपत्य स्थापित हो जाता है और धीरे धीरे करके वो संपूर्ण भारत को एक प्रशासनिक व्यवस्था में ढाल लेते हैं और अपना शासन भारत में करते हैं और भारत को उपनिवेश बना लेते हैं। अंग्रेज कौन थे? बाहर से आए थे, भारत आए, यहाँ उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता को देखा, फिर यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाया, फिर राजाओं को हराया और शक्ति प्राप्त कर ली और भारत को उपनिवेश बना लिए। क्या बना लिए? भारत को उपनिवेश बना लिए। और उपनिवेश जब बनाए तो इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण बहुत बुरी तरीके से किया। 4 प्रकार से ये भारत का आर्थिक शोषण करते थे। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से भारत का ये आर्थिक शोषण करते थे। इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण करना आरंभ किया। आर्थिक शोषण कितने प्रकार से करते थे? 4 प्रकार से। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण के 4 प्रकार थे। कितने प्रकार से वो भारत का आर्थिक शोषण करते थे? 4 प्रकार से वो भारत का आर्थिक शोषण करते थे। पहला क्या था? भारत से कच्चा माल प्राप्त करना। इनका पहला उपाय क्या था? ये भारत से कच्चा माल प्राप्त करते थे। जैसे मान लेता हूँ कि इन्होंने रेशम खरीदा। क्या खरीदा? रेशम खरीदा, 10 रुपये का रेशम खरीद लिया। मैं मान लेता हूँ कि ये 10 रुपये का रेशम खरीदे और इसको इंग्लैंड लेकर गए। कहाँ लेकर गए? इंग्लैंड लेकर गए। वहाँ पर इससे वस्तुओं का निर्माण किया, कपड़े बनाए और फिर इसको भारत ले आए। कहाँ ले आए? भारत। और यहाँ पर यही कपड़ा इन्होंने 30 रुपये का बेचा और जो ये धन है 30 रुपया, इसको फिर से लेकर कहाँ चले गए? इंग्लैंड। तो पहले जो 10 रुपया दिए वो और प्लस जो 20 रुपया, इस प्रकार से 30 रुपया ये लेकर कहाँ चले गए? इंग्लैंड। ये एक उदाहरण था 10 रुपया और 30 रुपया। वैसे तो लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार ये लोग करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर होने लगी। इन्होंने भारत को कच्चा माल प्राप्त करने तथा भारत को केवल बाजार के रूप में देखा। स्वतंत्र व्यापार के नाम पर इन्होंने भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं से भर दिया और इस प्रकार से भारत इनके लिए केवल एक आर्थिक शोषण का उपनिवेश बनकर रह गया। दूसरा उपाय क्या था आर्थिक शोषण का इनका? राजस्व व्यवस्था। क्या था? राजस्व व्यवस्था। हम समझ रहे हैं कि अंग्रेज भारत आए और फिर इन्होंने कैसे भारत को अपना उपनिवेश बनाया और फिर भारत का कैसे शोषण किया। अब हम ये समझ रहे हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इनके शोषण से परेशान होकर जनता ने किस प्रकार से विद्रोह किया और इनको अंग्रेज़ों को घुटनों पर टेकने के लिए मजबूर किया। तो हम लोग लिंक करते हुए चलेंगे। दूसरा उपाय था राजस्व व्यवस्था, राजस्व प्रणाली। ये भारतीय जनता पर भारी भरकम कर लगाते और कर से जो धन एकत्रित होता उसे इंग्लैंड लेकर चले जाते। इंग्लैंड लेकर जाते और वहाँ के जो
अधिकारी होते थे बड़े बड़े, उनके वेतन भत्ते पेंशन इस धन से देते थे। जबकि क्या होता है, जो कर से धन इकट्ठा होता है उसे समाज के कल्याण में खर्च किया जाता है, समाज में सुधार करने के लिए इन धन का उपयोग किया जाता है। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे, जिससे समाज तो पिछड़ रहा था और जो धन एकत्रित हो रहा था वो भी इंग्लैंड जा रहा था। इस प्रकार से भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा था। समझ रहे हैं आप? समझिए अच्छे से। तीसरी बात, इनकी जो कर्ज व्यवस्था थी, क्या कैसे कर्ज देते थे? भारतीय धन को कर्ज के रूप में भारत को ही देते थे और फिर उससे ब्याज वसूल करते थे और उस धन का खर्च अपने कार्यों में करते थे, जैसे रेल मार्गों का निर्माण, इन सब जगहों पर वो खर्च करते थे। इस प्रकार से भी भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा था। चौथी इनकी जानते हो क्या व्यवस्था थी? इनकी चौथी व्यवस्था थी साम्राज्यवादी नीति का व्यय भारत से वहन करते थे। कहाँ से वहन करते थे? भारत से। कैसे? जैसे इन्होंने बर्मा का युद्ध लड़ा, अफगान का युद्ध लड़ा, तो यहाँ जो खर्च आया, जितना भी खर्च आया उसको भारत से वसूला गया। इस प्रकार से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। गरीबी, भूखमरी, अकाल पड़ने लगे। आपको एक बात बताता हूँ, ईस्वी में थॉमसन, एक अंग्रेज नागरिक है थॉमसन, वह भारत की यात्रा पर आता है। बंगाल के उत्तरी पश्चिमी भागों में ये यात्रा करता है और ये लिखता है कि मैं वर्तमान समय में 5 लाख खोपड़ियों को दिखा सकता हूँ जो पिछले 1 महीने में भूख के कारण मर गए। सोचिए अकाल, किस लेवल का अकाल पड़ रहा था इन अंग्रेज़ों की नीति की वजह से। जो कर के रूप में धन इकट्ठा हो रहा है उसे जनता में ना खर्च करके इंग्लैंड भेज रहे हैं। जो ब्याज ले रहे हैं भारतीय धन को भारत को ऋण के रूप में देकर फिर उससे ब्याज ले रहे हैं। विदेशों में युद्ध कर रहे हैं, बाहर युद्ध कर रहे हैं, उसका खर्चा कौन वहन कर रहा है? भारत। इस प्रकार से भारत तो कमज़ोर हो रहा है आर्थिक रूप से, उसका असर पड़ रहा है जनता के ऊपर। थॉमसन ने कहा 5 लाख खोपड़ियों को मैं दिखा सकता हूँ जो भूख से पिछले 1 महीने में तड़प तड़प के मर गए। दादा भाई नौरोजी ने इनकी इस नीति पर कहा था कि अंग्रेज के पूर्वगामी कसाई थे जो इधर उधर काटते थे, परंतु अंग्रेज़ों के पास वैज्ञानिक चाकू है, हृदय तक काट देते हैं किंतु घाव दिखाई नहीं देता। ये बात कही थी दादा भाई नौरोजी ने। मेरे प्यारे दोस्तों, अंग्रेज़ों की इस प्रकार की नीति ने भारत की जो दुर्दशा की और भारतीय जनता के अंदर जो अंग्रेज़ों के प्रति, अंग्रेज़ों के विरुद्ध माहौल उत्पन्न हुआ, वो अंग्रेज़ों की जो भारत में शासन सत्ता बन गई थी उसकी जड़ें हिलाने के लिए काफ़ी थी। क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने अत्याचार करना शुरू किया, भेदभाव करते थे, इंडियंस को कहते थे गोरिल्ला, काला आदमी, अर्धहबशी, इस प्रकार से संबोधन करते थे। भारतीय जनता काफ़ी इनसे परेशान हो गई। तो भारत के बुद्धिजीवी जो वर्ग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा, क्रांति छेड़ी और कहा कि भारत हमारा देश है, आप लोग विदेश से आए हो, आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, हमें हमारा स्वराज दीजिए। और इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने क्रांति छेड़ दी और जो भारतीय जनता थी उन्होंने इन बुद्धिजीवी वर्गों का साथ दिया और यही राष्ट्रीय नेता अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी संघर्ष करते हैं, अंग्रेज़ों को घुटने के बल ला देते हैं और भारत को आज़ाद करना अंग्रेज़ों की मजबूरी बन जाती है। और फिर
15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज भारत को आज़ाद कर देते हैं। जब एक क्रांति हो रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने एक और काम किया था। वो काम क्या था? इसी बीच क्या काम एक हुआ था उसको बता दूं मैं। जब आंदोलन चल रहे थे तो इस आंदोलन के मध्य अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो की। ये तो शुरू से अपनाए हुए थे इस नीति को, जब आए थे तब से ये नीति चल रही थी, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुए तो इस नीति को व्यापकता के साथ लागू किया। फूट डालो राज करो। इस नीति के माध्यम से इन्होंने सांप्रदायिकता का बीज भारत में बोया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। भारत में अधिक समय तक शासन करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिकता का बीज बो दिया कि एक पक्ष मेरे साथ अगर जो रहेगा तो दूसरे पक्ष को हम काउंटर कर सकेंगे। इसलिए इन्होंने कभी हिंदुओं के साथ को अपने साथ लिया तो कभी मुसलमानों को। शुरुआती दौर में इन्होंने हिंदुओं को साथ में लिया था, लेकिन 1870 के पश्चात इन्होंने मुसलमानों का पक्ष लिया और फिर धीरे धीरे सांप्रदायिकता का बीज इस प्रकार से बोया कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमें विभाजन का भी सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो फूट डालो राज करो की नीति थी इनकी, इसकी वजह से हमें विभाजन का भी सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? विभाजन का भी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको विभाजन नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सारी घटनाएं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ। आज मैं आपको पृष्ठभूमि पढ़ा रहा हूँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो लेसन है उसकी पृष्ठभूमि समझाने का प्रयास किया हूँ कि किस प्रकार से अंग्रेज आए, फिर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारत का शोषण करना आरंभ किया, कैसे अत्याचार किए और इस अत्याचार के विरुद्ध कैसे जनता ने आवाज़ उठाई और आगे चल के अंग्रेज़ों को घुटने पर ला दिया और हमें आज़ादी दिलाई। आज़ादी मिली हमें, लेकिन विभाजन के साथ। क्लियर? अब हम आते हैं अपने अध्याय पर। हमारा ये जो हमने अभी बताया इतना, ये पृष्ठभूमि के लिए काफ़ी है। हम कभी विभाजन अगर पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से और अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। भारत लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को आज़ाद हुआ और आज़ादी विभाजन के साथ मिली। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, और आज़ादी मिली लेकिन विभाजन के साथ। मैंने बता दिया, आपको दिखाया कि किस प्रकार से विभाजन हुआ, क्या क्या कारण रहे, सब बता दिया। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन किस प्रकार से हुआ? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हमारे भारत देश का विभाजन हुआ। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार भारत 2 धर्मों का देश था, हिंदू और मुसलमान। तो देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था और एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस ने बहुत प्रयास किए थे लेकिन वो असफल ही रही, ठीक है। विभाजन की प्रक्रिया क्या रही, समझ लीजिए। विभाजन की प्रक्रिया क्या रही? तीन जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। इसके तहत कहा जाता है कि भारत को 2 राज्यों के बीच, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत, बांट दिया जाएगा, विभाजन कर दिया जाएगा। और विभाजन करने का जो आधार बनाया गया वो रखा गया धर्म को। विभाजन का आधार क्या बनाया गया? धर्म को। बड़ी समस्या ये थी कि
जो बहुसंख्यक वर्ग था, हिंदू हो या मुस्लिम, उनको किस प्रकार से बांटा जाए। तो जब देखा गया तो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, इसलिए जो देश का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन हुआ था। देखते हैं, यह फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना तथा अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। किसको विभाजन का आधार बनाया गया? धार्मिक बहुसंख्या को। मुस्लिम वर्ग पूरब में अधिक थे और पश्चिम में अधिक थे, तो बहुसंख्या को आधार बनाया गया। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था, दूसरा इलाका पूरब में। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, खान अब्दुल गफ्फार को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से। ये दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। अब्दुल गफ्फार खान, ये है अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के वो नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। खान जी द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। जो अब्दुल गफ्फार खान थे वो गांधी जी के अच्छे मित्र थे, उनकी काफ़ी अच्छी जान परिचय थी गांधी जी से और गांधी जी के साथ काम करते थे। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है। एक समस्या बड़ी ये थी। तीसरी समस्या क्या थी पता है? कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। जो देश को बांटा गया वो कैसे बांटा गया आप देखिए ज़रा। देखिए इधर, ये है पंजाब। क्या है ये? पंजाब है। ध्यान से देखिए, पंजाब है ये। ये है बंगाल। क्या है ये? ये है बंगाल। यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक तो थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ गैर मुस्लिम का मतलब जो मुस्लिम ना हो, जैसे हिंदू, सिख, ये गैर मुस्लिम। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ गैर मुस्लिम थे, यानी हिंदू थे, सिख थे। तो वहाँ पर कैसे बांटा जाएगा? उस स्टेट को कैसे बांटा जाएगा? तो यहाँ पर जिला के स्तर पर बांटा गया और धर्म के आधार पर बांटा गया। पंजाब और बंगाल को भी धर्म के आधार पर बांटा गया, किंतु इसका स्तर जिला स्तर पर बांटा गया कि हाँ भाई इस जिला में ज़्यादा मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान में कर दो। इधर ज़्यादा सिख हैं, इनको हिंदुस्तान में कर दो। इधर हिंदू ज़्यादा हैं, इनको हिंदुस्तान में कर दो। और उधर क्या कर दो? पाकिस्तान में कर दो। इस प्रकार से जिला को बांट दिया गया और जिला के आधार पर बंगाल और पंजाब का बंटवारा हुआ, जिसका आधार भी धर्म था। इतना याद रखना। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा। इसमें जिले के स्तर पर विभाजन किया जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह था कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। दोस्तों मैं एक उदाहरण लेता हूँ और बताता हूँ। जैसे कि
आप अपने आप को ले लो, आपका घर है, आप वहाँ रहते हो, कभी भी सोते हो, कभी भी उठ जाते हो, कभी भी पढ़ाई करते हो, कभी भी खाना खाते हो, कभी भी नहा लेते हो, किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि वो आपका घर है। लेकिन ज़रा सोचो कि दूसरे दिन क्या होता है, आप सो के उठे और दूसरे जैसे सुबह उठे आपका पड़ोसी जो पड़ोस में रह रहा था वो पुलिस वालों के साथ आया, एक नोटिस लेके आया कि देखिए ये रही सरकारी नोटिस, इसमें ये ज़मीन मेरी है, ये घर मेरा है, आप घर खाली कर दीजिए। आपका दिमाग सन्न हो जाएगा, क्या करोगे समझ में नहीं आएगा। अब एक तरफ पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हाँ ये घर इनकी है, आपके पड़ोसी की है, और आपको पता है कि वो घर आपका था, लेकिन अब कानूनी रूप से तो उसका है, तो आपको क्या होगा, घर तो खाली करना पड़ेगा। सोचिए ज़रा, कल्पना कीजिए कि आप अपना घर खाली करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, कैसा फील होगा। ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कोई बम गिरा दिया है। कहाँ रहेंगे आप, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे आपके मस्तिष्क में। आपका जीवन यापन कैसे होगा, ये कठिनाइयाँ आपको दिखने लगेंगी, समझ में नहीं आएगा क्या होगा। ये स्थिति उस समय देशवासियों की थी। जो बंगाल और पंजाब का जो विभाजन हो रहा था, तो उस समय वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि मैं इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में हूँ। वो इसी बात को लेकर चिंतित थे कि जाएंगे कहाँ, क्या होगा हमारा। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। और आप घर छोड़ने का मतलब समझ रहे हो, सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए कि आप से कोई आके कहे, आपका पड़ोसी आकर कहे कि भाई ये घर मेरा है, नोटिस पकड़ा दे और पुलिस वालों को साथ में लाया है, ज़्यादा बोलोगे तो डंडा चलेगा। अरे डंडा नहीं चलेगा, कहने का मतलब डर तो रहता ही है? तो चलिए चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की थी। देखिए दोस्तों, बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, शेष हिस्सा भारत का। पूर्वी पाकिस्तान में और पश्चिमी पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है, अल्पसंख्यक हिंदू और सिख है। तो इन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता। फिर भारत में बहुसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक है मुस्लिम, तो यहाँ के मुस्लिमों की चिंता कि उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे। ये भी एक बड़ी समस्या थी आज़ादी के दौरान, बंटवारे के दौरान बड़ी समस्या थी। इस प्रकार से हमारे देश का बंटवारा हो गया। कैसे बंटवारा हुआ एक बार फिर से देख लीजिए। पूरा भारत है, पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया, धर्म के आधार पर बनाया गया है। फिर बंगाल और पंजाब को भी धर्म के आधार पर बांटा गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ गैर मुस्लिम बहुसंख्यक के रूप में थे। मैंने कहा गैर मुस्लिम कौन, जो मुस्लिम ना हो, जैसे सिख, हिंदू, इन लोगों को गैर मुस्लिम कहा गया है। तो यहाँ पर बंटवारा हुआ जिला के स्तर पर। किस स्तर पर, हाँ ये जिला यहाँ मुस्लिम ज़्यादा रह रहे हैं, इनको पाकिस्तान भेज दीजिए। यहाँ सिख ज़्यादा रह रहे हैं, इसको इंडिया में कर दिया जाए। इस प्रकार से बंटवारा हुआ। बंटवारा हुआ तो उसके कुछ परिणाम भी हुए। बंटवारे का जो परिणाम हुआ वो बहुत ही घातक और बहुत ही दर्दनाक था, जिसे इस दर्द को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सबसे बड़ा दुख तो यही था कि अपने ही देश का बंटवारा हो रहा है। जब घर का बंटवारा हो रहा होता है तो पिताजी से पूछिए कितना कष्ट होता है कि भाइयों में क्या बांटा जा रहा है, घर। यहाँ तो देश का बंटवारा हो रहा था। विभाजन के समय स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। विभाजन हुआ, लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमको अब हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जाना होगा, और पाकिस्तान वालों को ये नहीं पता था कि वो अभी जहाँ रह रहे हैं वो पाकिस्तान हो जाएगा और उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ेगा। और ये अचानक से हुआ, उनके ऊपर ऐसा लगा कि कोई ब्रजाघात हुआ है, बम गिराया गया है। जो सामान जितना था कैसे भी कर कर लेके उठे और भाग दिए, चल दिए कि जल्दी चलो नहीं तो जान की दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुका था, पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था। कहीं हिंदू बहुसंख्यक
होकर मुस्लिम बहुसंख्यक को मार रहे थे, तो कहीं मुस्लिम बहुसंख्यक होकर हिंदू अल्पसंख्यक को मार रहे थे। इस प्रकार से मार काट पूरे देश में मची हुई थी। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा था। सरहद के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों को अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी थी। तो आप देख रहे हैं परिणाम क्या हुआ। देश को आज़ादी मिली, लेकिन क्या बताइए, आज़ादी के समय क्या देशवासी खुश थे? कैसा माहौल रहा होगा, कितना भयावह डरावना माहौल रहा होगा। आप कल्पना करके देखिए, एक गांव में जब दो मोहल्ले के बीच लड़ाई हो जाती है तो रात रात भर नींद नहीं आती है, लोग जागते हैं कि कहीं वो मोहल्ला वाला हमला ना कर दे। कर्फ्यू लग जाती है, पुलिस वाले आ जाते हैं, कितना खौफ का माहौल रहता है। आप सोचो, पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे इन सांप्रदायिक दंगों में। विस्थापित तो करोड़ों लोग हुए थे। समझ रहे हो आप इस बात को? सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति किसकी होती है इन सब मामलों में? स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। स्त्रियों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनके साथ रेप किया जा रहा था, उनको अगवा किया जा रहा था। उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय और बुरी हो चुकी थी। बच्चे अनाथ हो रहे थे, माँ बाप से बिछड़ रहे थे। ज़रा कल्पना करिए कैसी स्थिति थी उस समय देश की। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा, बुजुर्गों को बुजुर्ग नहीं समझा जा रहा। जो पड़ोसी अभी आपस में भाई भाई की तरह रह रहे थे, आज एक दूसरे का खून पीने के लिए आमादा हो गए। ये स्थिति थी उस समय देश की। समझना चाहिए आपको कि क्या स्थिति थी। संपत्ति का बंटवारा हुआ, यहाँ तक कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों का भी बंटवारा हुआ। लाखों लोगों ने घर छोड़ा। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। भारत की कुल आबादी में कितने मुसलमान थे? कितने फीसदी? 12% थे। आज़ादी के पश्चात भी 1951 की बात है। ये देखिए 1947 बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की एक झलक देखिए जरा आप। कैसे पुलिस वाले हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये है ट्रेन। एक ट्रेन में लोग विस्थापित हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। देखिए कैसे भूसे की तरह भरे हुए हैं इसमें लोग, भूसे की तरह भरे हुए हैं। देख लीजिए, भूसे की तरह भरे हुए, ऊपर लदे नीचे लदे। क्या स्थिति थी देश की? आप समझ रहे हो इस बात को? क्यों इतनी गहराई से मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप जो पढ़ रहे हो केवल पढ़ो नहीं मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। उस समय देश की स्थिति समझो और सोचो क्या क्या नहीं झेला है आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने। कितनी तकलीफ़ सही है, उसके बाद हम लोग आज इस भारत राष्ट्र में जी रहे हैं, शांति के साथ जी रहे हैं। कितनी कठिनाइयाँ उठाने के पश्चात जी रहे हैं, और फिर हम इस आज़ादी का सदुपयोग नहीं करके बुरे कार्यों में लगा रहे हैं। अच्छे कार्य करिए, उन्नति करिए, स्किल सीखिए, अपने माता पिता, अपने बड़ों का सम्मान करिए और कीमत समझिए आज़ादी की। इसको ऐसे ही रील्स वगैरह में, व्हाट्सएप वगैरह में और बुरे कार्यों में मत बिताइए। समझ रहे हैं आप? ईमानदारी से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करके कोई अच्छी सी नौकरी करिए, कुछ भी करिए, अच्छा काम करिए, मानव हित में काम करिए। ठीक है? एक क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे मित्रों कि नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए, किसको संबोधित करते हुए? संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन दिया होता है कि नेहरू जी ने भाषण दिया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। भाषण दिया था एक अपना कि हाँ हम आज़ाद हो गए, बहुत सारी बातें थी उसमें, आप देख सकते हैं। आज़ादी के बाद दो बातों पर सबकी सहमति थी। देश आज़ाद हो गया, बंटवारा हो गया है, लोग विस्थापित हो गए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, लड़ाई दंगा माहौल, सब ऐसी चीज़ें चल रही थी। आज़ादी के बाद दो बातों पर
सहमति सबकी बन गई थी। पहली बात क्या थी कि लोक शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा और सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। ये क्या बात थी कि शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, भारतीय जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी, तो जो भारतीय राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया था कि भारत में एक ऐसे प्रकार के शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा जहां शासन जनता के हाथ में होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा, ना कि किसी एक राजा के हाथ में होगा जो आगे चल के अतताई बन जाए, निरंकुश बन जाए। ऐसी शासन व्यवस्था नहीं होगी। आप लोग हमारा साथ दीजिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम एक संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। हम एक ऐसे शासन व्यवस्था का निर्माण करेंगे जहां पर जनता का शासन हो। इस प्रकार की आशाएं दी गई थी जनता को। जनता को दिखाया गया था कि आपके लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था की जा रही है, हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं, स्वराज के लिए लड़ रहे हैं और जनता का शासन हो उसकी स्थापना करना चाहते हैं। और बात हुई थी कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, न धर्म के आधार पर होगा, न जाति के आधार पर होगा, न भाषा के आधार पर होगा, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता मिलेगी। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार के विचार प्रकट किए गए थे जनता के समक्ष। जनता आज़ादी में कूदी थी, इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर कूदी थी कि हमारा शासन होगा एक दिन, इन अंग्रेज़ों को भगाओ। तो इस प्रकार से शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। सभी के भले के लिए मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, न भाषा के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न जेंडर के आधार पर, न व्यवसाय के आधार पर, न संस्कृति के आधार पर। सभी के साथ एक समान जैसा व्यवहार किया जाएगा। मौलिक अधिकार में कहा भी गया है कि राज, धर्म, जाति, जेंडर यानी लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। निर्माण भी किया गया उसी प्रकार से। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ थी। राष्ट्र निर्माण की कितनी चुनौतियाँ थी? 3 प्रकार की चुनौतियाँ थी और मैं बताता हूँ। इस पर बहुत अच्छे से अभी बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी वो चुनौतियाँ थी। एकता के सूत्र में बांधना, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना, ये भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती निकल कर आई आज़ादी के पश्चात। क्यों? इस पर अभी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र कायम करना, पूरे देश में लोकतंत्र कायम करना, ये भी एक बड़ी बात थी। पूरे समाज का भला करना, ये भी एक चुनौती थी। अब एक एक करके हम बात करेंगे। एकता के सूत्र में बांधना, भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। भारत विविधता, भारत में क्या है? विविधता है। किस आधार पर है विविधता? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ थोड़ा सा। धर्म के आधार पर विविधता होती है, जाति के आधार पर थी विविधता, भाषा, संस्कृति, अन्य व्यवसाय जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके आधार पर भारत में विविधता काफ़ी है। पूरा देश विविधता से भरा हुआ है। देश में कभी भी
जैसे विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ रह रही हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं। तो जब ये लोग एक साथ समाज में रह रहे हैं तो कभी ना कभी इनके बीच किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, और जब मतभेद उत्पन्न हो जाएगा तो इनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और जब टकराव होगा तो दंगे होंगे, फसाद होंगे, और जब दंगे फसाद होंगे तो जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसे ठीक से संचालित नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? तो एक चुनौती तो सबसे बड़ी ये थी कि ये लोग जो ये विविधता है इसको एकता में कन्वर्ट करें। जो भारतीय राष्ट्रीय नेता हैं वो जो ये विविधता है इसको एकता में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि एक बड़ी समस्या है, कैसे समझाएं, कैसे धर्मों के लिए नियम बनाएं, क्या किया जाए, ये एक उनके पास एक चुनौती थी, देश के समक्ष एक चुनौती थी, क्योंकि दंगे होने के पश्चात शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से नहीं चल सकती। तो एक प्रकार से ये समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी। भारत विविधता से भरा देश था, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता रही है, चाहे धर्म, संस्कृति, भाषा या जाति के आधार पर हो। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत इस विविधता से भरे देश को एकजुट रखना और अखंड भारत बनाए रखना पहली बड़ी चुनौती थी। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को एकजुट रखना, अखंड भारत बनाए रखना काफ़ी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहाँ पर अलग कुछ देसी रियासतें थे, ब्रिटिश प्रांत थे, सब इन लोगों के नियम ऐसे इनके लिए एक ऐसा नियम बनाया गया था कि जो भारत संघ में शामिल होना चाहे भारत संघ में हो जाए, जो पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में चले जाए। इस पर भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, जिस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बता रहे हैं चुनौतियाँ, फिर इन चुनौतियों से कैसे हम लोग निपटे इसका भी आगे इसकी भी चर्चा होगी, ठीक है, परेशान मत होइए। तो भारत विविधता से परिपूर्ण देश था। लोकतंत्र कायम करना, आज़ादी से पहले तय किया गया था कि भारत एक संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र स्थापित करेगा। इतने बड़े देश में इसे कायम करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। इस बात को समझ लेते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र क्या है, ये लाइन, इसका अर्थ क्या है, हम इतना ही बस समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी सब कुछ क्लियर कर देंगे हम। ब्रिटेन है, क्या है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था क्या होती है? संसद वहाँ की सर्वोच्च संस्था होती है, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसद एक सर्वोच्च संस्था होती है। संसद या विधायिका, कौन? विधायिका। विधायिका में कौन लोग होते हैं? जनता चुनाव में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, चुनाव होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायिका में होते हैं, और विधायिका संपूर्ण देश के लिए कुछ नियम कुछ कानून बनाती है, और उसी नियम और कानून के तहत संपूर्ण देश का संचालन होता है। तो इस प्रकार से विधायिका वहाँ की सर्वोच्च संस्था होती है। ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है कि वो केवल पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, इसके अलावा कोई भी नियम और कानून बना सकती है। ठीक, ये बात ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है। तो विधायिका में कौन बैठते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। याद रखिएगा इस बात को, प्रतिनिधि कहाँ बैठती है? विधायिका में। और विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। किसका? कार्यपालिका का। कार्यपालिका क्या होती है? संसद या विधायिका जो नियम या कानून बनाती है उसको लागू और व्यवहारिक रूप देने का कार्य कार्यपालिका करती है।
कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर? यदि कोई गलत काम या कुछ ऐसे कार्य भ्रष्टाचार से संलिप्त पाई गई कार्यपालिका, तो कार्यपालिका को समाप्त किया जा सकता है। तो कार्यपालिका को जवाब देना पड़ता है विधायिका में। यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या है ये व्यवस्था? शक्ति जनता के हाथ में है। किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। और जो विधायिका के सदस्य होते हैं ये कुछ निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं, निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। जैसे 4 साल, कहीं कहीं 5 साल, इस प्रकार से चुने जाते हैं। यदि ये अच्छे से शासन व्यवस्था करते हैं, शासन व्यवस्था का संचालन ठीक तरीके से करते हैं, तो जनता इनको फिर से वोट दे के सरकार बनाने की में हेल्प करती है, सरकार बनाती है जनता के अनुसार। और यदि विधायिका या सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी तो जनता दूसरी बार दूसरी पार्टी को जिता देगी। तो इस प्रकार से जनता यहाँ सर्वोच्च होता है। क्या होता है? सर्वोच्च होता है। कुल मिला के जनता के हाथ में शासन सत्ता होता है। तो देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, कहने का मतलब संसदीय व्यवस्था हो, वहाँ विधायिका हो और कार्यपालिका हो, और विधायिका में वो सदस्य हों जिनको जनता ने चुना हो। जनता की इच्छा अनुसार ही विधायिका के सदस्य देश में कानून बनाते हैं और फिर उनका क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है। अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, और जहाँ जनता के पास शक्ति होती है, जनता का शासन होता है, वहीं लोकतंत्र होता है। क्योंकि जनता चुने हुए प्रतिनिधि को विधायिका में भेजती है, इसीलिए लिखा गया है प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र कायम करना ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतने बड़े देश में इस व्यवस्था को लागू करना बड़ी चुनौती थी। हम बात करेंगे आगे इस पर, कैसे देश ने इन चुनौतियों का सामना किया और पार पाया। आज हम जिस भारत को देख रहे हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिला, बहुत इसके पीछे मेहनत है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। समझिए इस बात को, और ईमानदारी के साथ पढ़िए और कुछ अच्छा करिए भविष्य में। पूरे समाज का भला करना एक काम और भी था। पूरे समाज का भला करना एक बड़ी चुनौती थी। देखा, आपको मैंने बताया कि अंग्रेज़ों ने भारत का बहुत बुरी तरीके से शोषण किया, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर कर दिया, दुर्बल हो गया भारत। अपने युद्ध जो करते थे उसमें भी भारत से ही धन वसूला जाता था। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती कि समूचे समाज का विकास हो, सभी को इसका लाभ मिले। तो भारत में क्या अंग्रेज़ों ने आर्थिक रूप से उसका शोषण किया। तो यहाँ पर बहुत सारी गरीबी के मुद्दे थे, तो गरीबी उन्मूलन की भी एक चुनौती थी। बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए नीति बनानी थी, शिक्षा की नीति बनानी थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी थी, वंचितों और अल्पसंख्यकों के हित को भी सुरक्षित करना था। भारत को आज़ादी के बाद वंचितों अल्पसंख्यकों को एक साथ लेकर सभी के लिए समानता का व्यवहार करना था। गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को ख़त्म कर आर्थिक विकास भी हासिल करना था। दोस्तों, वंचितों और अल्पसंख्यकों से क्या मतलब है, क्या आशय है? देखिए, समाज का एक ऐसा तबका जो कि काफ़ी समय से हर प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परे रही, दूर रखा गया उन्हें, उनके साथ भेदभाव होता रहा। अब उनको जस्टिस दिलाना, उनको न्याय दिलाना, ये एक चुनौती थी। क्योंकि आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में सभी उतरे थे, हर वर्ग का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति आज़ादी में भाग लिया था और सब ने बराबर योगदान दिया, और उनको भी अब बराबर ही हिस्सा मिलना चाहिए। देश में उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, न धर्म के आधार पर हो, न जाति के आधार पर हो, न लिंग के आधार पर हो, न वंश के आधार पर हो, न भाषा के आधार पर हो। अल्पसंख्यक जो थे उनकी सुरक्षा को खतरा था, उनके हितों को खतरा था, इसलिए उनके लिए भी व्यवस्था करनी थी। तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि भारत के जो उस समय राष्ट्र निर्माण की जो 3 चुनौतियाँ थी उसको हमने अच्छे से समझ लिया।
राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। क्या थी? एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र कायम करना, पूरे समाज का भला करना। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत को किस प्रकार से, भारत में बहुत सारे देशी रियासतें थी जो कि भारत का ही हिस्सा थी, उनको किस प्रकार से भारत में मिलाया गया और एक सशक्त भारत का, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका को पढ़ेंगे और इसमें ही पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया। इस मुद्दे को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए जो चुनौतियां थी उसे हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इनका सामना कैसे किया गया, कैसे देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाया गया, इन सब चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ एंजॉय करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।